नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मेरे भाई बहुत ही अच्छी तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो मेरे भाई आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप क्लास 12th का परीक्षा देने वाले हैं 2026 में, तो यह वीडियो आप पूरा देखिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 12th हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक का मेरे भाई गद्य खंड का पहला चैप्टर बातचीत, दूसरा उसने कहा था और तीसरा मेरे पास संपूर्ण क्रांति। तो वो तीनों का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो फाइनल बोर्ड एग्जाम में पक्का यहीं से प्रश्न आएंगे। तो मेरा भाई वीडियो को पूरा देखना। और मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपका दोस्त आपके बोर्ड एग्जाम तक साथ दूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा मेरे भाई, इसलिए आपको धैर्यता के साथ पूरा वीडियो देख लेना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है बातचीत से बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। मेरे भाई क्वेश्चन है बाल कृष्ण भट्ट की जो रचना है वो बातचीत क्या है। ऑप्शन ए में एकांकी है, बी में कहानी है, सी में यांत्रा संस्मरण है, या डी में ललित निबंध है मेरे भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ललित निबंध। बातचीत जो है वह एक प्रकार का ललित निबंध है। अगर कहानी की बात करेगा ना तो उसने कहा था एक कहानी है, ठीक है। क्या है? कहानी है, याद कर लेना। अगला प्रश्न आपके सामने है, दूसरा क्वेश्चन है बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी, मोस्ट इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन है। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं। मतलब बात इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारतेंदु युग के वह निबंधकार हैं। बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर द्विवेदी युग का पूछेगा तो कौन हो जाएंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, जो उसने कहा था कि लेखक हैं, यह द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। अगर मनुष्य एक दूसरे से बातचीत करता है तो उसका उत्तम तरीका क्या है। तो याद रखना, अवाहक होकर अपने आप से बातचीत करना। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अवाहक होकर अपने से बातचीत करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। कोई व्यक्ति संवाद करता है तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता। अगर आत्मीयता होगा तो वह व्यक्ति बहुत ही अच्छी तरीके से बातचीत कर सकता है। अगला क्वेश्चन है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो 23 जून 1844 ईस्वी को। सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है संयोगिता स्वयंवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयोगिता स्वयंवर रचना है, किन की रचना है। तो मेरे भाई बाल कृष्ण भट्ट की। ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। कौन सी रचना जो है वह बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। तो परीक्षा गुरु मेरे भाई बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, लेकिन यह तीनों जो है वह बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। तो रेल का विकट खेल। ये आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है बाल कृष्ण भट्ट का कौन सा मासिक पत्र निकाला था। मतलब बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाले थे। तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाले थे। और कब निकाले थे। तो 1877 ईस्वी में निकाले थे मेरे दोस्त। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बातचीत किस विद्या की रचना है। मेरे भाई बातचीत जो है वह किस विद्या की रचना है। तो वह एक निबंध है। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। तो फ्राइडे नामक व्यक्ति से एक बात सुनी थी। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। बातचीत जो शीर्षक निबंध है उसके निबंधकार कौन है। तो सही आंसर हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट जी। इसका बिल्कुल राइट आंसर डी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट जी बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं। ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। भट्ट जी को अपने किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा गया है। तो मेरा भाई रामचंद्र शुक्ल। सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 15 नंबर है बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो बाल कृष्ण भट्ट ने मेरे भाई हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया था। कब किए थे। तो 1877 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मासिक बाल कृष्ण भट्ट, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया। तो मेरा भाई 1877 ईस्वी। ये आंसर इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना
कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो मेरे भाई पद्मावती है, यहाँ मेघदूतम नहीं है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो 100 अजान एक सुजान इनके द्वारा रचित है। नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? मतलब नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को हम नांदी पाठ के नाम से जानते हैं। तो बी आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो 16 वर्ष से मेरे भाई उसके मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। बोलने से ही मनुष्य के रूप का सही साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो वेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का सही साक्षात्कार हो पाता है। अगला क्वेश्चन है, असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है यानी कथन है? बताओ, यह असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यह कथन एडिसन जी का है, इसलिए सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एडिसन के अनुसार, क्वेश्चन घुमा कर पूछ दिया, एडिसन के अनुसार असली बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के बीच हो सकती है, ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है मेरे दोस्त, कहता है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो मेरे भाई स्वच्छ और हल्का हो जाता है, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इसलिए अपने दोस्तों से मित्रों से पूरा आवाहक होकर बातचीत करना, जिससे आपका मन स्वच्छ बिल्कुल हल्का हो जाएगा। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? अगर हमारे में वाक शक्ति न होती तो सारी सृष्टि कैसी प्रतीत होती? गूंगी। ठीक ना, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो मेरे भाई यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, इसलिए सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर का था कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जी मेरे भाई आधुनिक काल के रचनाकार हैं, डी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे अब देखो, यहाँ चैप्टर नंबर पहला बालकृष्ण भट्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो मैंने लगभग कितना क्वेश्चन कराया मेरे भाई? तो 29 क्वेश्चन ना, 29 क्वेश्चन करा दिया। तो आपका कितना सही हुआ मेरे दोस्त, कमेंट में ज़रूर बताना। अब बारी आता है चैप्टर नंबर दूसरा, क्या है? उसने कहा था। तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार का क्या नाम है, ज़रा कमेंट में बता देना मेरे भाई। तो मैं बता देता हूँ, उसने कहा था कहानी के कहानीकार का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, इससे तो हर साल 5 नंबर आते ही हैं। अब मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि तुम इस वीडियो को देखते हो तो 5 नंबर तो कन्फर्म आपके बोर्ड एग्जाम में धैले है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और मेरे दोस्त रिक्वेस्ट यही है कि चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ठीक है, पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का सबसे फेवरेट और दुलरुआ क्वेश्चन कोई है तो यही है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो मेरे भाई उसमें अमृतसर का चित्रण कहा गया है, अमृतसर का चित्रण किया गया है। और अमृतसर की कौन थी मेरे भाई? तो लड़की कहाँ की थी? तो लड़की मंगरे की थी। लड़की की उम्र कितनी थी? तो 8 वर्ष की लड़की थी। या लड़का कौन था? 12 वर्ष का, जिसका नाम था लहना सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह के गाँव का नाम क्या है? मतलब लहना सिंह के गाँव का क्या नाम है? तो यहाँ मांझे मेरे भाई, लड़का का घर मांझे में और लड़की का घर मंगरे में थी। याद रखना, लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह मेरे दोस्त किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो वह एक जमादार के पद पर था, सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का था, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो मेरे भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लहना सिंह चाहता था कि हमारी मृत्यु अपने भाई कीरत सिंह की गोद में हो। किसकी? कीरत सिंह की गोद में। लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था कि उसकी मृत्यु कीरत सिंह के गोद में न होकर बजरा सिंह के गोद में हुई थी, इसलिए सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, पलटन का विदूषक कौन था? मेरे भाई पलटन का विदूषक मतलब उस समूह सेना का सबसे मजाकिया व्यक्ति कौन था? तो बताओ कौन है? याद रखना, बजरा सिंह, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन का था, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो बोधा सिंह, ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त कि भारतीय सिपाहियों के साथ किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो जर्मनी वालों के साथ संघर्ष हुआ था, डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न को पढ़ो, 8 नंबर का था, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? तो जर्मन लेफ्टिनेंट को मेरे भाई सूबेदार नहीं, लहना सिंह ने गिरा दिया था मार के। मेरे भाई इस कहानी के नायक ही लहना सिंह है। तो मेरे भाई खलनायक को यानी गुंडा को कौन मारेगा? नायक ही ना मारेगा। तो जर्मन लेफ्टिनेंट को लहना सिंह ने मार गिराया था। सिख राइफल
जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? सिख राइफल जमादार के पद पे लहना सिंह थे, उसका नंबर था 77 नंबर। ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सरकार ने सूबेदार को ज़मीनें कहाँ दी? तो सरकार ने सूबेदार को ज़मीनें लायलपुर में दी थी। डी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न 11 नंबर है। गुलेरी जी का जन्म हुआ था? तो गुलेरी जी का जन्म हुआ था जयपुर, राजस्थान जयपुर में, लेकिन इनका मूल निवास कोई पूछे ना तो हिमाचल प्रदेश था। मूल निवास कहाँ था? हिमाचल प्रदेश, याद रखना। कहता है सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो सुखमय जीवन मेरे भाई चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। और यह कब प्रकाशित हुई थी? तो 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कमेंट में ये क्वेश्चन यह बता देना मेरे भाई कि जो बुध का कांटा था वह कब प्रकाशित हुई थी? वह भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ही रचना है, यह बता देना। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो उसने कहा था जो कहानी है वह सन 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो कछुआ धर्म जो है मेरे भाई वह शायद मेरे हिसाब से चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ही होनी चाहिए। ठीक है, पुरानी हिंदी रचना किनकी है? तो मेरे भाई पुरानी हिंदी जो है वह भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा निबंध गुलेरी द्वारा रचित नहीं है? मतलब गुलेरी रचित नहीं है। तो इसका सही आंसर बताओ क्या होगा? इसका जवाब आप कमेंट में बताना मेरे भाई, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, प्लीज़ ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 17 नंबर क्वेश्चन है, कुराई मतलब कुराई नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कुरमाई होना चाहिए। क्या? कुरमाई का अर्थ क्या होता है? कुरमाई का क्या अर्थ होता है? तो मेरे भाई कुरमाई का मतलब होता है मंगनी। लड़का बार बार लड़की से पूछता था कि तेरी कुरमाई हो गई, यानी तेरी मंगनी हो गई, बता देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बोधा सिंह कौन था? तो मेरे भाई बोधा सिंह जो था सूबेदार हजार सिंह का क्या था? बेटा था, सूबेदार हजारा सिंह का। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था कौन सी? उसने कहा था सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? याद रखना मेरे भाई, कफन इनकी नहीं लिखी हुई है, लेकिन सुखमय जीवन भी इन्हीं की रचना है। 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। बुध का कांटा भी 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और उसने कहा था 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, याद कर लेना। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो मेरे भाई मूल निवास पूछे तो गुलेर ग्राम। क्या? गुलेर ग्राम नाम है गुलेरी जी, तो वह गुलेर ग्राम के मूल निवास थे। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो मेरे भाई चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस युग के कहानीकार हैं? तो वह द्विवेदी युग के। अब भारतेंदु युग के कौन है? कमेंट में बता दो, भारतेंदु युग के रचनाकार कौन है, याद रखना। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो मेरे भाई उसने कहा था कहानी जो है वह 2 भागों में विभक्त है। ठीक है, कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो मेरे भाई इनका जन्म हुआ था मेरे दोस्त 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। सी आंसर बिल्कुल सही है। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो मेरे भाई उसने कहा था कहानी का पात्र है। डी आंसर बिल्कुल सही है। उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसने कहा था जो कहानी है वो कर्म प्रधान कहानी है। बी आंसर बिल्कुल सही है। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। ठीक है, कीरत सिंह कौन था? याद रखना, कीरत सिंह कौन था? तो बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा? तो लहना सिंह का भाई था कीरत सिंह। ठीक है, कौन था? भाई था। अगला प्रश्न है, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? ये तो सभी बच्चों का याद होगा, तेरी कुरमाई हो गई। बार बार प्रश्न यही पूछता था लहना सिंह कि तेरी कुरमाई हो गई। कुरमाई का मतलब क्या होता है? मंगनी। जर्मन लप्टन सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है? तो 10 आदमी कहते हैं कि यहाँ छोड़ दो, बाकी तुम उधर जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो अमृतसर में लहना सिंह के मामा थे, और लड़की के भी मामा ही थे, याद रखना। अगला क्वेश्चन को पढ़ो, 33 नंबर है मेरे भाई। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो सूबेदार को वापस बुलाने के लिए मेरे भाई बजरा सिंह को भेजता है। ये आंसर बिल्कुल सही है। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की सुरक्षा के लिए किसे कहा? तो इस कहानी के जो हीरो उसी को ना कहेगा मेरे भाई, लहना सिंह को। तो सही आंसर बी हो जाएगा। लहना सिंह के सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो मेरे भाई बजरा सिंह बैठा था। सी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो मेरे भाई इनके मामा
मामा जो थे वह अमृतसर के रहने वाले थे। बी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है। यह तो क्वेश्चन हो गया, अमृतसर के रहने वाले थे। उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था कहानी जो है मेरे भाई वह 1915 की रचना है। तो मेरे दोस्त मैंने चैप्टर 2 भी करा दिया, उसने कहा था। इसमें कुल 37 क्वेश्चन मैंने बताया और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप 37 याद कर लिए तो 5 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स है। ठीक है, तो आपका 37 में कितना सही हुआ मेरे दोस्त कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसलिए आपको सीरियस होकर पढ़ना है। ठीक ना, तो चलिए मैं तीसरे चैप्टर की तरफ बढ़ता हूँ। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ मेरे भाई, क्योंकि इसमें 3 चैप्टर हैं और तीनों चैप्टर से पूरा क्वेश्चन लाया हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने क्वेश्चन को छोड़ दिया। 37 क्वेश्चन है और 37 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब तीसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा चैप्टर का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। क्या मेरे दोस्त? संपूर्ण क्रांति जो क्या है वह एक भाषण है। ठीक ना, और लिखने का काम कौन किए थे? तो जयप्रकाश नारायण जी। तो पहला क्वेश्चन है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मील दूर इस देश की जनता को जाना है? कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो बताओ सही आंसर मेरे भाई। तो जवाहरलाल नेहरू। ऐसा कहने वाले कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? तो बिलिंगटन नर्सिंग होम में दिनकर जी का निधन हुआ था, रामधारी दिनकर जी का। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया है। और अमेरिका कब गए थे मेरे भाई जयप्रकाश नारायण? तो 1922 ईस्वी में गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? तो डॉक्टर रहमान मेरे भाई उनके स्वास्थ्य का बड़ा ख्याल रखते थे। जब वो भाषण दे रहे थे ना, स्पीच, तो बगल में डॉक्टर रहमान की भी चर्चा करते हैं उस स्पीच में। ठीक ना, जय शंकर प्रसाद जी को भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। तो स्वामी सत्यदेव की भाषण सुनकर मेरे भाई। बी आंसर बिल्कुल सही है। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो सदानंद जी फ्री प्रेस के मालिक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया है? तो उमा शंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा गया है। इसका भी सही आंसर ये हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? तो बिहार विद्यापीठ से। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कहता लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेनिन की मृत्यु मेरे भाई सन 1924 ईस्वी में हुई थी। और लेनिन की जैसे ही मृत्यु हुई ना, वैसे ही मेरे भाई जयप्रकाश नारायण जो है मार्क्सवादी बन गए थे। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? तो 1924 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? तो इसका जवाब आप कमेंट में बता देना, मैंने बता दिया है। फणीश्वर नाथ रेणु किसकी पुस्तक है? तो मेरा भाई फणीश्वर रेणु की पुस्तक है। बताओ कहीं कौन? मैला आंचल। डी आंसर बिल्कुल सही है। 1974 ईस्वी में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफूर थे। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है, किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। बी आंसर बिल्कुल सही है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1802 ईस्वी को उनका 1902 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। कहता जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था, क्या नाम था? प्रभावती। कौन थी? तो ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी प्रभावती देवी। कहता है रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स किसकी रचना है? तो मेरे भाई जयप्रकाश नारायण की रचना है। डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पर हो, मैं थोड़ा फास्ट हो जाता हूँ ना तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो मेरे भाई 1952 ईस्वी में हुआ था। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न उपाधि कब मिली थी? तो 1998 में, यानी मरने के बाद। लेकिन जयप्रकाश नारायण की मृत्यु हुई थी 1979 में और मरने के बाद 1998 में उनको भारत रत्न मिला था। ठीक है, उर्वशी किसकी रचना है? तो यहाँ देखो यह क्वेश्चन अगला चैप्टर का उठा दिया। उर्वशी किसकी रचना है? तो मैं बता देता हूँ, रामधारी दिनकर जी की रचना है। ठीक है, यह नेक्स्ट चैप्टर का है। माटी की मूर्ति रचना किसकी है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। बी आंसर बिल्कुल सही है। दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो मेरे पास दिनकर जी जो है वो उपन्यास लिखने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। कहता जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो लोकनायक। बी आंसर सही है, सी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहाँ दिए थे? तो सही आंसर डी है,
5 जून मेरे भाई 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक भाषण दिए थे। तो डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न मेरे भाई 24 नंबर क्वेश्चन है और यह लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 का। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर बाउल होगा मेरे दोस्त। तो मेरे भाई मैंने पूरी अपनी 100% मेहनत कर दी है और चैप्टर पहला से लेकर चैप्टर जितना तीसरा तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक में पूछा गया था वो पूरा करा दिया मेरे भाई। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कर देना मेरे दोस्त, यह आपके लिए ही कर रहा हूँ। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं आपका अंतिम तक साथ दूँ, ठीक ना। तो वीडियो ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। तो मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।